उन्होंने एक रचना लिखी, इस देश को चाहिए जादूगर और साथियों। ये शीर्षक है रचना का, इस देश को चाहिए जादूगर और साथियों। आप उस रचना को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये रचना उस समय से ज्यादा आज प्रासंगिक है। मैं किसी का नाम, किसी साधु का नाम लेने का साहस मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रचना चीख चीख कर कह रही है। 1971 की लिखी हुई रचना 2023 में और ज्यादा प्रासंगिक है कि इस देश को चाहिए जादूगर और साधु। काम करने वाले की, पढ़ने लिखने वाले की आवश्यकता ही नहीं है, जादू दिखाओ। और उसमें दिखाते हैं कि इस बार का समस्या थोड़ी गहरी है तो थोड़ी बड़ा जादू दिखा रहे हो, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लगा साफ साफ वो रचना चीख चीख कर कहती है। तो ये 3-4 चीजें परसाई बहुत गहराई से दिखाते हैं। एक तो दूरदर्शिता, बिना दूरदर्शिता के 1971 की बात आप 2023 में नहीं जोड़ पाएंगे। उसके बाद दूसरा, उनकी प्रतिबद्धता कि कौन से समाज के साथ उनको खड़ा होना है। जैसे ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड लिखते ही, या कंदे श्रवण कुमार के में छोटा बेटा आप पढ़े रचना तो ऐसा लगेगा कि जो लेखक का की सहानुभूति है वो छोटे बेटे के साथ है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। विचार और अभिव्यक्ति ये जितनी स्पष्ट होगी, जो विषय वस्तु और रचना का जो सार है वो पाठक बहुत आसानी से समझेगा। और प्रेमचंद भी इस बात के माहिर हैं, कुशल शिल्पकार हैं। परसाई प्रेमचंद को और तुलसी को सबसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि वो दोनों इस कला में प्रवीण हैं। इसीलिए वो अपनी रचना में हमेशा तुलसी को लेके आते हैं, गालिब को लेके आते हैं, प्रेमचंद को लेकर आते हैं, मुक्तिबोध को भी कभी कभी लेकर के आते हैं। और हमेशा जो व्यंग प्रहार करते हुए वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को सामने रख देते हैं। और पवित्रता का दौरा अद्भुत रचना कहते हैं कि शाश्वत साहित्य रचने वाले हमने रोज मर्द लिखी है। और उस रचना में, पवित्रता का दौरा रचना में, वो बताते हैं कि लेखक क्या कर रहा है। बताते हैं कि आपने पहले वो अखबार वालों के सामने हमने रोज अपनी निष्ठाएं बदलने वाले लेखकों को देखा है। हमने पहले इंदिरा गांधी के समर्थन में लिखा, फिर इंदिरा गांधी मुर्दाबाद लिखा, और अब इंदिरा इज इंडिया लिख रहे हैं। खुद को केंद्र में रख के लिख रहे हैं, किसी दूसरे का नाम नहीं लिया पसंद, खुद को। और बता रहे हैं कि लेखक कर क्या रहा है, हमारा लेखक समाज क्या कर रहा है। ये जो साहस है कि किसी दूसरे को नहीं फोकस करके हम प्रहार कर रहे हैं, दूसरे की विसंगति को भी अपने में रूपायित करके हम दिखा रहे हैं, तो कोई दूसरा नहीं कह सकता कि नहीं आपने किसी और का चित्रान्वेषण किया। खुद को सामने रख करके हमेशा उन्होंने बात की। गर्दिश के दिन में भी उन्होंने खुद को ही सामने रखा और बताया सारा। आप सोचिए कि एक बालक परसाई जिसकी माँ प्लेग से चल रही और बचपन के दिनों की उनकी याद है, और वो बालक परसाई के जीवन का अनुभव उम्र के आखिरी पड़ाव में, जब वो गर्दिश के दिन लिख रहे हैं, पूरी जिंदगी पर, जीवन की गतिविधियों और संघर्षों पर दृष्टिपात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्लेग कस्बे में पड़ी थी और वो लोग एक जगह रह रहे थे और गांव में अब बाहर कहीं चिकित्सा का साधन नहीं था, तो रोज रात में पिताजी के साथ खड़े होकर भजन गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। इन पंक्तियों की, इन प्रसंगों की पीड़ा कितनी गहरी है। लेखक बचपन की इस त्रासदी को, जिस त्रासदी से व्यंग जन्म ले रहा है, भूल नहीं पाता है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी वो देख रहा है कि मेरी माँ बीमार थी और हमारा पूरा परिवार, हमारे पिता बैठ के भजन गा रहे थे। ये हमारे भारत की असली तस्वीर है। हम चिकित्सा की जगह अध्यात्म और भजन में समाधान और इलाज ढूंढते हैं। यही पीड़ा परसाई को अपने परिवार में दिख रही है। सार्थकता उनके लेखन की ये है कि उनकी पीड़ा न जाने भारत के असंख्य परिवारों की पीड़ा बनते निकल के आती है, और इसलिए वो लिखते हैं गर्दिश के, और उसमें साफ साफ कहते हैं यही कहीं लेखक की निर्मिति हुई और गर्दिशें कम नहीं हुई। ये आत्मस्वीकृति कि ये जो रास्ता हमने चुना है, जैसे मुक्तिबोध को मानते हो, मुक्तिबोध ने कहा था ना, मुक्तिबोध ने कहा था
कि जो उन्होंने कहा कि जो मेडल, उन्होंने कहा दुखों के दागों को तमगों से पहनना, क्या अद्भुत बात है। हाँ, दुखों के दागों को तमगों से पहनना। ये जो दुख के दाग है ना, शर्म के विषय नहीं है। जैसे फौज का मेडल मिलता है, यही हमारा चयन है, हमने चुना था ये रास्ता, ये संघर्ष का जो रास्ता था, इस रास्ते पर तो यही मिलना था। ये तो वनवास का रास्ता था, यहां तो यही मिलना था, यहां 56 प्रकार का व्यंजन नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहा दुखों के दागों तक। और इस जो कह रहा है उसको पागल की तरह रेखांकित किया है मुक्तिबोध ने। वो पगला है उस कविता में जो जा रहा है। आप सोचिए, ये जो पगला है, इसी को दीवानगी, इसी को जुनून, इसी को पैशन कहा जाता है। ये जो पागलपन भगत सिंह को के अंदर, वो पागलपन, वो जुनून नहीं होता तो फांसी पर नहीं झूलता। ये जो पागलपन किसके लिए? समाज के लिए, किसके लिए? बृहत्तर मानव मूल्यों की संरक्षण के लिए। यही पागलपन मुक्तिबोध को बार बार ये सवाल करने को जाहिर करता है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? पार्टनर उसके घर का एसी देखा, पार्टनर उसके घर का वो टीवी देखा, उसके घर में सोफा देखा, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? बार बार परसाई भी इन सवालों से जूझती है। इसलिए तुलसी, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, ये सब गालिब, ये सब परसाई को न सिर्फ ताकत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं परसाई का। और इन्हीं विरासतों को लेकर के परसाई चल रहे हैं। ये संघर्ष की और मुक्तिकामी परंपरा है, मुक्तिकामी। इसलिए बार बार वो बेचैनी महसूस करते हैं। अकाल उत्सव कहते हैं मुझे सपने बहुत आते हैं, लेखक को स्वप्नदर्शी होना पड़ेगा। इसलिए अकाल उत्सव में कहते हैं मुझे सपने बहुत आते हैं, मैं बड़ा बेचैन तबीयत का आदमी। लेखक को बेचैन भी होना पड़ेगा। यदि लेखक संवेदनशील है तो बेचैन तो होगा ही होगा। जब जब समाज में विसंगतियां देखेगा, अनेरगर्दी देखेगा, शोषण की व्यवस्था देखेगा, असमानता देखेगा, सांप्रदायिकता देखेगा, धर्मांधता देखेगा, अंधविश्वास देखेगा, तो निश्चित रूप से वो बेचैन होगा। और स्वप्नदर्शी होगा तो उन बेचैनियों का स्वप्नदर्शिता के रूप में दूरदर्शी दृष्टि के माध्यम से समाधान निकालेगा। और जब ये दृष्टिकोण होगा तभी आएगा, मैं लेखक छोटा हूं लेकिन संकट बहुत बड़ा